मुझे लगता है यो मत फू, मैंने खुद को बकवास कर दी। मैं मार लिया। देखिए, यह 2 दिन पहले की बात है। यह सोची के पास और क्रीमिया के पास, रूसी काले सागर के तट के पास था। तो बताइए क्या हुआ। ट्विटर पर लोग यूक्रेनी सशस्त्र बलों से अगला हमला केर्च ब्रिज पर करने के लिए कह रहे थे। केर्च ब्रिज मुख्य भूमि रूस को रूस के कब्जे वाले क्रीमिया से जोड़ता है, जैसा कि कई लोग जानते हैं। यह एक तरह से जीवन रेखा है जिसकी पुतिन को दक्षिणी यूक्रेन में अपनी सेनाओं को आपूर्ति करने के लिए जरूरत होती है। अगर वह पुल खो देता है तो वह क्रीमिया खो देता है और फिर वह अपनी सत्ता भी खो देता है। खैर, ऐसा लगता है कि यूक्रेनी सशस्त्र बल ट्विटर पर सुझाव ले रहे हैं क्योंकि ट्वीट के ठीक अगले दिन केर्च पुल पर हमला हो गया। इस पर और जानकारी यहाँ है। केर्च में कई धमाकों की खबरें आई हैं। रूसी अधिकारियों के मुताबिक क्रीमियन ब्रिज अस्थायी रूप से बंद है। पुल पर और निरीक्षण क्षेत्र में मौजूद लोगों से शांत रहने और परिवहन सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। पुतिन के लिए यह बहुत बुरी खबर थी क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हर दिन क्रीमिया में हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कल रात उस कुर्सी पर बैठकर अपनी सोच और ट्रंप के साथ बैठक से मिली बातें साझा की। ट्रुथ सोशल पोस्ट खास थी। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं क्योंकि वे शायद ऐसा कह रहे हैं। यूक्रेन यूरोपीय संघ के समर्थन से अब इतनी स्थिति में है कि वह लड़ सके और पूरे यूक्रेन को वापस जीत सके। इस पर आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि हमने पिछले 8 महीनों में शांति वार्ताओं में जितनी प्रगति की है उतनी हमने पिछले 3 वर्षों में नहीं की थी। तो राष्ट्रपति ट्रंप लगभग 24 घंटे शांति स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि शांति मध्यस्थता धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आपको धैर्य रखना पड़ता है और कभी कभी आपको काफ़ी सख्ती से कदम उठाने पड़ते हैं। और कल मैंने द ट्रुथ सोशल पोस्टिंग में जो देखा उसे मैं सावधानीपूर्वक और आशावादी रूप से एक गेम चेंजर कह सकता हूँ। जैसा मैंने कहा, रूस सिर्फ ताकत या डंडे की भाषा समझता है और यह एक डंडा था। राष्ट्रपति ट्रंप की ट्रुथ सोशल पोस्ट जिसमें यूक्रेन से रूस द्वारा कब्जाई जमीन वापस लेने को कहा गया, पुतिन के लिए बहुत गलत समय पर आई थी क्योंकि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया तभी यूरोपीय राजनयिकों और रूसी अधिकारियों की गुप्त बैठक चल रही थी। यह बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के साइडलाइन पर हो रही थी। अब हमारे पास उस बैठक से कुछ चौंकाने वाली जानकारियां हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार बातचीत के दौरान एक रूसी राजनयिक ने यूरोपीय अधिकारियों से कहा कि पूरे यूरोप में जो घुसपैठ हो रही है वह यूक्रेनी हमलों के जवाब में है। क्रीमिया के अंदर क्रेमलिन ने कहा कि ये ऑपरेशन नाटो के समर्थन के बिना संभव नहीं होते। अब रूस क्रीमिया में हुए हमलों को लेकर इतना परेशान क्यों है? दरअसल इसका कारण यह है कि मैं भी इसे मिस कर गया था, लेकिन यूक्रेन ने क्रीमिया के अंदर रूसी सैन्य संपत्तियों को तबाह करते हुए कहर बरपाया है। मैं आपको पूरी सूची दिखाता हूं और फिर हम इस बैठक के विवरण पर वापस आएंगे। मैं रूसी रिफाइनरियों के खिलाफ यूक्रेनी अभियानों पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि यह पूरी तरह से मेरी नज़र से छूट गया। लेकिन साफ है, ये हमले पुतिन को रातों को जगाए हुए हैं, तो हमें देखना होगा कि ये हमले क्या हैं। चलिए इस रिपोर्ट को देखते हैं। हाल के हफ्तों में रूस के लिए क्रीमिया में प्रतिकूल रुझान दिख रहा है। यूक्रेन की रक्षा, खुफिया और विशेष ऑपरेशन बलों की विशेष इकाइयों ने प्रायद्वीप पर रूस की प्रमुख वायु रक्षा, विमानन, नौसेना और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं पर सटीक हमले किए। सिर्फ 2025 में ही एकल रक्षा खुफिया इकाई प्राइमरी ने क्रीमिया में लगभग 70 कीमती रूसी उपकरणों को निशाना बनाया, नष्ट किया या क्षतिग्रस्त किया, जिनकी कीमत $42 अरब है। हे भगवान, यूक्रेनी रक्षकों ने प्रायद्वीप को एक असली सैन्य जाल में बदल दिया है, एक ऐसी जगह जहां बेहद दुर्लभ उपकरण नष्ट किए जा रहे हैं। रूस क्रीमिया को असुरक्षित नहीं छोड़ सकता, लेकिन वहां महंगे सिस्टम भी नहीं रख सकता। वे लगातार घाटे में काम कर रहे हैं और अब यहां सभी हमलों की सूची है। 22 अगस्त को यूक्रेन ने एक एयर फील्ड ड्रोन बेस नष्ट किया। 4 दिन बाद उन्होंने एक लॉजिस्टिक सुविधा भी नष्ट की। 2 दिन बाद उन्होंने एक मिसाइल जहाज और रडार नष्ट किया। 2 दिन बाद उन्होंने एक और S-300 रडार नष्ट किया। फिर अगले दिन उन्होंने बहुत सारी चीजें नष्ट कर दी, जिनमें रडार, हेलीकॉप्टर और S-400 शामिल हैं। 1 सितंबर को उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर
एक टग बोट और ओमिरुस के पास एक गार्डबेस नष्ट किया। लगता है उन्होंने करीब 1 हफ्ते की छुट्टी ली, लेकिन वे 9 सितंबर को लौटे और रूसी वायु रक्षा रडार आदि नष्ट कर दिए। फिर 11 सितंबर को उन्होंने सेवस्तोपोल में रूसी ब्लैक फ्लीट के लिए एक संचार केंद्र को नष्ट कर दिया। फिर उसके 10 दिन बाद उन्होंने 3 और हेलीकॉप्टर और एक रडार सिस्टम नष्ट कर दिया। उसके अगले ही दिन उन्होंने उभयचर पनडुब्बी रोधी विमान नष्ट कर दिए। 25 तारीख को उन्होंने 2 मालवाहक विमान नष्ट किए, जो सबसे बड़ा था। ये सोवियत शैली के विमान हैं। साथ ही उन्होंने एक हेलीकॉप्टर और रडार भी नष्ट किया। सबसे अच्छी बात यह है कि इस आखिरी ऑपरेशन के लिए हमारे पास असली क्लिप है। चलिए देखते हैं। अब जब हम ये सारे विवरण देखते हैं कि यूक्रेन क्रीमिया के अंदर कितना कुछ नष्ट कर रहा है, तो समझ में आता है कि पुतिन क्यों घबरा रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि पुतिन घबरा रहे हैं। यूरोपीय अधिकारियों के अनुसार, जो इस गुप्त बैठक में रूसी राजनयिकों के साथ शामिल थे, उन्होंने कहा कि रूस की तरफ से बाहर बैठे लोग हर एक शब्द को अपनी नोटपैड पर लिख रहे थे, जो कि आमतौर पर नहीं होता है। आमतौर पर ऐसी बैठकों में लोग सिर्फ मुख्य बिंदुओं को, यानी जो अहम बातें चर्चा हुई हैं, उन्हें ही नोट करते हैं। रूसी पक्ष पूरी बैठक को शब्दशः लिख रहा था, जिससे यूरोपीय लोगों को लगा कि पुतिन को बैठक का पूरा विवरण चाहिए था। यह बैठक काफी तनावपूर्ण थी और रूसी पक्ष का संदेश स्पष्ट था। अगर नाटो यूक्रेन को क्रीमिया में रूसी ठिकानों पर हमले से नहीं रोकता, तो रूस नाटो से सीधी लड़ाई शुरू करेगा। पुतिन क्रीमिया गंवाने के डर से नाटो से ऐसी लड़ाई को तैयार हैं जिसमें वे हार सकते हैं। अब इसका कारण सीधा है। पुतिन ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा सिर्फ जमीन के लिए नहीं किया था। यह उनके करियर का सबसे लोकप्रिय फैसला था। रातों रात उनकी लोकप्रियता 80% से ज्यादा हो गई। करोड़ों रूसियों के लिए क्रीमिया को ऐतिहासिक रूप से सोवियत संघ के पतन के दौरान छीना गया क्षेत्र बताया गया और अब आखिरकार वह मातृभूमि में वापस आ गया। यह पुतिन के नेतृत्व में रूस के पुनरुत्थान का प्रतीक है। इसी प्रतीकात्मकता के कारण आज क्रीमिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसे खोना सिर्फ एक सैन्य झटका नहीं होगा, बल्कि यह एक राजनीतिक आपदा भी होगी। पुतिन ने अपनी वैधता इस विचार पर बनाई है कि उन्होंने रूस के पतन को पलटा और पश्चिम के सामने डटकर खड़े हुए। अगर रूसी सैनिक क्रीमिया छोड़ने को मजबूर हुए, तो यह उनकी कहानी तोड़ेगा और उन्हें कमजोर दिखाएगा। एक ऐसे नेता के लिए जो ताकत और डर के जरिए शासन करता है, कमजोरी घातक है। क्रीमिया प्रतीकात्मकता के साथ रणनीतिक रूप से भी अहम है। सेवास्तोपोल रूस के काले सागर बेड़े का ताज है, या जो भी बेड़ा बचा है। यह बंदरगाह मास्को को गर्म पानी के बंदरगाहों और भूमध्य सागर तक पहुंच देता है। यह रूस को मध्य पूर्व में ताकत दिखाने, नाटो के दक्षिणी हिस्से को धमकाने और यूक्रेन के समुद्र तट पर दबदबा बनाने देता है। क्राइमिया न होने पर रूस काला सागर तक सीमित रहेगा और उसकी नौसैनिक महत्वाकांक्षाएं कमजोर होंगी। फिर है किर्च ब्रिज। आज यह पुतिन के यूक्रेन में युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखाओं में से एक है। इस पुल के जरिए टैंक, गोला बारूद, ईंधन जाता है, जो रूसी सेना को यूक्रेन के दक्षिण में लड़ने के काबिल बनाए रखता है। हर बार यूक्रेन इस पुल पर मिसाइल या ड्रोन से हमला करता है, तो यह रसद और पुतिन की छवि दोनों पर सीधा असर डालता है। देखिए, पुतिन ने खुद इस पुल का उद्घाटन किया था और वे पहले ड्राइवर थे जिन्होंने पूरे पुल पर ट्रक चलाया था। यह उनका निजी घमंड का प्रोजेक्ट था, उनकी ताकत का प्रतीक, जो कंक्रीट और स्टील में ढला हुआ था। अगर यह पुल स्थायी रूप से नष्ट हो जाता, तो रूस की पूरी क्षमता दक्षिणी यूक्रेन को अपने कब्जे में रखने की, यहाँ तक कि खुद क्रीमिया की भी सवालों के घेरे में आ जाती। यही वजह है कि पुतिन क्रीमिया को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते और इसी कारण वे यूक्रेन को क्रीमिया के अंदर हमला करने से रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। देखिए, यूक्रेन की सफलता सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। हम 2 महीनों से यूक्रेन के रूसी रिफाइनरियों पर हमले की चर्चा कर रहे हैं। असल में अगस्त की शुरुआत से अब तक
यूक्रेन ने रूस की मौजूदा 38 रिफाइनरियों में से 16 को निशाना बनाया है। खैर, उन हमलों का बहुत सारा असर क्रीमिया में केंद्रित है। क्रेमलिन के अपने आंकड़ों के अनुसार क्रीमिया में 50% पेट्रोल पंपों पर गैस खत्म हो चुकी है। इससे उन पेट्रोल पंपों के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं जहां अभी भी गैस है। बस इसे देखिए। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि क्रीमिया में रूसी अधिकारियों को सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ी। उन्होंने कहा, दोस्तों, हालात खराब हैं, लेकिन हम कुछ दिनों या हफ्तों में सब ठीक कर देंगे। और उन्होंने एक समय सीमा भी दी। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि सिर्फ मैंने ही ये घोषणा नहीं देखी, यूक्रेनी सेनाओं ने भी इसे देखा और उन्होंने रूसी योजनाओं को जल्दी ही नाकाम कर दिया। इससे पहले कि हम उस पर जाएं, घोषणा को देखिए। क्योंकि कुछ रिफाइनरियां अभी काम नहीं कर रही हैं, हमें ईंधन आपूर्ति में समस्याएं और बाधाएं आ रही हैं। 95 ऑक्टेन पेट्रोल की स्थिति 2 दिनों के भीतर पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी और 92 ऑक्टेन पेट्रोल की समस्या 2 हफ्तों के भीतर हल हो जाएगी। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार डीजल ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मैं सीधे संघीय अधिकारियों और सभी संबंधित सेवाओं के संपर्क में हूं। यह एक वस्तुनिष्ठ स्थिति है। मैं क्रीमिया के निवासियों और आने वालों से धैर्य रखने का अनुरोध करता हूं। ये कठिनाइयां हमारे नियंत्रण से बाहर कारणों से हुई हैं, लेकिन मैं फिर जोर देना चाहता हूं। 2 दिनों के भीतर 95 ऑक्टेन पेट्रोल की आपूर्ति पूरी तरह से बहाल कर दी जाएगी और 2 हफ्तों के भीतर 92 ऑक्टेन पेट्रोल की स्थिति भी पूरी तरह से सुलझा ली जाएगी। अब जाहिर है, हमने पहले ही यूक्रेनी सेनाओं द्वारा केर्च ब्रिज पर हमला करने की बात की थी, क्योंकि अगर वे पुल को निष्क्रिय कर देते हैं तो इसका मतलब होगा कि मुख्य भूमि रूस से कोई भी फ्यूल टैंकर क्रीमिया की आपूर्ति के लिए नहीं आ सकेगा। लेकिन इसके अलावा यूक्रेनी लोग उन फ्यूल टैंकरों को भी निशाना बना रहे हैं जो गैस स्टेशन पर ईंधन भरने के लिए पहुंचे हैं। खुद इस क्लिप को देखिए। सड़कें, पेट्रोल पंप, यहाँ हमला हुआ था, 2 ट्रक। मांस की रोस्ट। YouTube ने अभी अभी एक हैरान कर देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन दे रहा है। क्यों? क्योंकि YouTube के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसी कारण आप होम पेज पर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनके 1000 से कम व्यूज होते हैं, जैसे ये वीडियो। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को चैनल शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर आपने कभी YouTube चैनल या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है तो अभी एकदम सही समय है। YouTube हर दिन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दे रहा है और अब पहले से कहीं ज्यादा नए और छोटे चैनलों को आगे बढ़ा रहा है। मुझे यकीन है कि चैनल शुरू करने और बढ़ाने को लेकर आपके कई सवाल होंगे। हमें आप में से कुछ लोगों के ऐसे सवाल ईमेल में मिलते रहते हैं। इसीलिए हमने तय किया कि अपनी सारी YouTube सलाह एक ही YouTube वीडियो में बिल्कुल मुफ्त में दें। तो अगर आप अपना खुद का चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आप उस वीडियो को यहाँ YouTube पर देख सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या अपनी स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक करें।